Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHSCT के पेपर के बारे में। बेसिकली इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वो दिसंबर 2020 का पेपर था जहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और ये उसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट है जहाँ पर हम दिसंबर 2020 के पेपर को ही सॉल्व करेंगे और आगे के 20 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली MHSCT क्या होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। और बेसिकली इसका जो सिलेबस रहता है, इसका पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, सेम आपका नेट के जैसा ही होता है। तो जितना मैंने आपको नेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है, सेम अगर उतना भी पढ़ के आप जाते हैं तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको देने वाली हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आज हम पूरा डिस्कस करेंगे और ये बेसिकली जो पेपर होगा, ये पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर बहुत सारी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी ऐड ऑन किया है। तो ये चीज़ आपको नेट के एग्ज़ाम में भी उतना ही हेल्प देने वाली है जितना आपको MHSCT के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो जितने नेट के स्टूडेंट्स हैं तो वो उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही हेल्पफुल हो जाता है, उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें उसी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 में पूछा गया है Which of the following is used as a source of radiation in XRE? So basically जो XRE स्पेक्ट्रोमीटर होता है, इसको हम XRE स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कह सकते हैं। So basically XRE की बात करें तो XRE जो होता है इसका फुल नेम होता है एक्स-रे एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो जो एक्स-रे एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसी को यहाँ पर शॉर्ट में XRE बोला जाता है। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि जो एक्स-रे एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसके रेडिएशन के लिए सोर्स क्या यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने है 4 ऑप्शंस, इसमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। सो बेसिकली जो आपके एक्सरेज की अगर हम बात करें कि जो एक्सरे जो प्रोड्यूस होती हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली कौन से ट्यूब को यूज़ करा जाता है, तो जिस ट्यूब से आपकी एक्सरेज का प्रोडक्शन होगा वही चीज़ आपकी सेम वही ट्यूब का यूज़ करा जाएगा एक्सरेज जो होती हैं उनके एमिशन के लिए, उसके रेडिएशन के सोर्स के लिए। तो सेम वही चीज़ रहने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलेज ट्यूब। कॉलेज ट्यूब एक ट्यूब रहती है जिसका यूज़ करा जाता है एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वही चीज़ आपका है सोर्स ऑफ रेडिएशन इन XRE स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो भी आपका कॉलेज ट्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। तो बेसिकली जो एक्सरे स्पेक्ट्रो एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसको हम XES कहते हैं। तो ये एक तरह का आपका एलिमेंट स्पेसिफिक मेथड होता है, एक तरह का मेथड होता है जो कि आपका पार्शियली ऑक्यूपाइड होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स and was originally developed in optical wavelength range by Henry Roland in 1882 by using spherical concave gratings for focusing the light. So basically लाइट को एक स्फेरिकल कॉन्केव के ऊपर प्रॉपरली अच्छे से फोकस करने के लिए जो साइंटिस्ट थे हेनरी रोनाल्ड, इन्होंने 1882 में इसका डिस्कवरी की थी, इसका फॉर्मेशन किया था। और यहाँ पर बेसिकली जो ऑप्टिकल वेवलेंथ रहती है उसको डेवलप करने के लिए इसका यूज़ करा गया था। और साथ में ये एक तरह का एलिमेंट स्पेसिफिक मेथड होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से एलिमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट के नाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अलॉन्ग विद द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपका जो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये एक तरह का एक्सरे लाइन स्पेक्ट्रा का ही एक फॉर्म होता है जहाँ पर आपकी जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशंस रहते हैं जो आपके पर्टिकुलरली किसी एक आपके जो केमिकल एनवायरनमेंट होता है उसमें वहाँ पर आपको जो इम्पैक्ट का एनालिसिस करनी होती है उसके लिए यूज़ करे जाते हैं। तो जो आपके एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये आपके 2 तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। एक यहाँ पर एक्सरे एफ यानी कि XRF भी कह सकते हैं, दूसरा आपका XRA भी होता है। ठीक है, और बाकी XRE तो है ही। तो इसको जो XRE रहता है इसको हम XES भी कह सकते हैं, XRF को हम XFS भी कह सकते हैं, और जो XRA रहता है तो ये तो XRA होता ही है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो XRE है वो तो आपने यहाँ पर देख ही लिया, एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके अलावा जो XRF होता है ये आपका एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है, और जो XRA रहता है ये आपका एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है। तो XRA को हम XAS भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और MHSCT के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, analysis of a drug by UHPLC generates a pressure of 14,000 psi. A column with which of the following particle size is most suitable for analysis. सो बेसिकली अगर आप किसी भी पॉइजन की, किसी की ड्रग की आपको एनालिसिस करनी है तो उसके लिए जो आपका UHPLC का मतलब होता है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें जो आपका प्रेशर जनरेट किया जाता है वो प्रेशर आपका रहता है 14,000 psi, और यहाँ पर जो भी आपका सब्सटेंस रहेगा उसके जो पार्टिकल का साइज रहेगा वो पार्टिकल का साइज क्या सूटेबल साइज रहना चाहिए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 माइक्रोमीटर जो रहता है वो आपका पर्टिकुलर किसी भी कोई भी आपका सब्सटेंस है उसके लिए सूटेबल साइज हो जाता है अल्ट्रा HPLC में लगाने के लिए, जब आप प्रेशर जो है 14,000 psi को जनरेट करते हैं। PSI एक यूनिट होती है कितना प्रेशर आपका डेवलप हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर इसी एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो जो आपका डायरेक्टली ये क्वेश्चन है यही बन जाएगा। उसके अलावा ड्रग की एनालिसिस अगर आपको करनी है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से, तो उसके लिए क्या आपका प्रेशर यूज़ किया जाता है, तो ये आप यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके अलावा ड्रग की एनालिसिस के लिए HPLC का यूज़ होता है या नहीं होता है, HPLC में भी आपका अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है या नहीं होता है, ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा UHPLC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर HPLC तो आपको एज इट इज़ लिख देंगे वहाँ पर, क्योंकि HPLC का तो सभी को पता होता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए जो U रहता है इसका आपके अलग अलग यहाँ पर इसके अल्ट्रा की जगह और दूसरे कोई भी वर्ड्स को ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट अ सेपरेट हाई कोर्ट। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका कोई भी हाई कोर्ट सेपरेटली नहीं अवेलेबल है। तो मिज़ोरम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर हाई कोर्ट सेपरेटली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बेसिकली मैंने आपको इससे पहले 21 क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहाँ पर भी आपको बता दिया था कि जो एक्सरेज होती हैं उनको जनरेट करने के लिए कौन सी ट्यूब की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ट्यूब होती है आपकी कॉलेज ट्यूब, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम आगे मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन का जो आंसर है इसका मुझे डाउट है कि क्या होना चाहिए। एक्चुअली अगर इसका देखा जाए जो आपका HPFS होता है और जो EXFET होता है ये आपका कहीं ना कहीं विंडोज़ से रिलेटेड होते हैं, बट यहाँ पर जो MHSCT की आंसर की थी उनके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर था Mac OS X। तो इसके आंसर की मुझे श्योरिटी नहीं है, इनके आंसर के अकॉर्डिंग ये आंसर था, बट यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि HPFS और EXFET होता क्या है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए इस चीज़ में, ठीक है। तो जो आपका EXFET होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल। एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल ये आपका एक तरह से जो साइबर फोरेंसिक्स रहता है, जो कंप्यूटर रहता है, उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ये आपका एक तरह का फाइल सिस्टम होता है जिसको इंट्रोड्यूस करा था माइक्रोसॉफ्ट ने 2006 में, और यहाँ पर फ्लैश मेमोरी के लिए जो फ्लैश मेमोरी यूज़ करी गई थी उसके लिए यहाँ पर USB फ्लैश ड्राइव और SD कार्ड्स को यूज़ करा गया था। ये जो आपका EXFET होता है
ये आपका प्रोप्राइटरी था अंटिल 28 अगस्त 2019, जब माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश किया था इसके कुछ स्पेसिफिकेशन को, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पेटेंट लिया था, इसके कुछ सेवरल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, इसके कुछ जो डिज़ाइन वगैरह था उसका पेटेंट माइक्रोसॉफ्ट ने लिया था। तो बेसिकली XFAT एक तरह का फाइल एलोकेशन टेबल है, एक तरह का फाइल सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने आपका इंट्रोड्यूस करा था, और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल। बस इतनी सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है ये सारा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बट एज सच आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें HPFS की, तो HPFS जो होता है ये आपका हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम होता है, मतलब कि जो EXFAT है वो भी एक तरह का फाइल सिस्टम है, और जो HPFS है ये भी एक तरह का आपका फाइल सिस्टम ही है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। तो ये जो फाइल सिस्टम है इसको स्पेशली क्रिएट किया था OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम में टू इम्प्रूव द लिमिटेशंस ऑफ द FAT फाइल सिस्टम, and it was written by Gordon Litvin and others at Microsoft and added to operating system to version 1.2, at that time still a joint undertaking of Microsoft and IBM, and released in 1988। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो आपका HPFS होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको क्रिएट किसने किया था, तो क्रिएट किया था OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ताकि जो लिमिटेशंस हैं FAT की उसको इम्प्रूव किया जा सके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ये जो आपका HPFS है इसको लिखा किसने था, तो ये साइंटिस्ट का नाम दिया है गॉर्डन लिट्विन, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर गॉर्डन लिट्विन के साथ साथ में इसको माइक्रोसॉफ्ट के जगह पर लिखा गया था, और इसके साथ साथ में और बहुत सारे लोग एडेड थे। साथ में यहाँ पर ये जो आपका HPFS है इसको रिलीज़ कब किया गया था, तो रिलीज़ 1988 में किया गया था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और XFAT को कब इंट्रोड्यूस करा गया था, 2006 में बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जो आपका XFAT है और जो आपका HPFS है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट का ये पार्ट है, उसका प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर इनका जो आंसर है वो Mac OS X है। अब ये किस तरह से है तो ये मुझे क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि थोड़ा सा आपका साइबर का पोर्शन है, तो इस वजह से मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया है कि EXFAT क्या होता है, HPFS क्या होता है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है टीनेक्स TA जो रहता है एक तरह का आपका पोरस पॉलीमर रेजिन है, एक तरह का आपका पोरस पॉलीमर रेजिन है जो बेस्ड होता है किस पर, यहाँ पर आपको एक केमिकल का एक आपका कंपाउंड का नाम बताना है जिस पर आपका टीनेक्स TA डिपेंडेंट होता है, बेस्ड ऑन होता है, जो उसका बेसिक कॉम्पोजिशन होता है। और इसको जो टीनेक्स TA है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया था फॉर ट्रैपिंग ऑफ ट्रू वोलेटाइल और सेमी वोलेटाइल कंपाउंड फ्रॉम एयर, मतलब कि एयर में जितने भी आपके ट्रू वोलेटाइल या फिर सेमी वोलेटाइल सब्सटेंस अवेलेबल हैं उनको ट्रैप करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए एक तरह का पोरस पॉलीमर रेजिन का डेवलपमेंट किया गया था जिसका नाम है टीनेक्स TA। ठीक है, तो इसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर D, दैट इज 2,6 डाइफिनाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो जो क्वेश्चन है डायरेक्टली यही है, उसके अलावा टीनेक्स TA क्या होता है, ये फाइबर है, रेजिन है, क्या है, तो ये चीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह का पोरस पॉलीमर रेजिन है। साथ में किस पर्पस से इसको डिज़ाइन किया गया था, ट्रू वॉलेटाइल सेमी वॉलेटाइल कंपाउंड को एयर से कैप्चर करने के लिए आपको इसको डेवलप किया गया था। क्या यूज़ होता है, यही यूज़ होता है कि जितने भी वॉलेटाइल सब्सटेंस है, सेमी वॉलेटाइल सब्सटेंस है एयर में, उसको हम कैप्चर कर पाएँ। तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ये आपका मैच द कॉलम के फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है बर्टिलॉन सिस्टम जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको डेवलप किया था लेट 19th सेंचुरी में फ्रांस में, वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो ये सिस्टम, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है,
और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो बर्टलॉन सिस्टम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का, तो बर्टलॉन सिस्टम आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम है, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है, जिसका डेवलपमेंट हुआ था 19th सेंचुरी में फ्रांस में। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए। उसके अलावा बर्टलॉन सिस्टम किसने बनाया था, किसने दिया था, तो उसका नाम हो जाएगा, वो साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा अल्फोंसो बर्टलॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी अल्फोंसो बर्टलॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करें तो ये जो आपका सिस्टम है ये एंथ्रोपोमेट्री पर बेस्ड है। अब एंथ्रोपोमेट्री पर कैसे बेस्ड है, बेसिकली एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है जो भी आपकी बोन्स होती हैं, जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपके लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, आपका हेड का साइज हो गया, तो ये सारे आपके बॉडी पार्ट्स का मेजरमेंट करना। अगर लिविंग बॉडी है तो लिविंग बॉडी का मेजरमेंट करना। अगर आपके पास बोन्स अवेलेबल हैं तो उन जो भी बोन्स आपके पास अवेलेबल हैं उन बोन्स का मेजरमेंट करना। तो उसके अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। बेसिकली आपका अगर हम बात करें किसी भी लिविंग बॉडी का अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी कल्प्रिट को आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हर एक इंडिविजुअल की यहाँ पर होता था, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनका बॉडीली मेजरमेंट लिया जाता था। और ये चीज़ मानी जाती थी कि हर एक इंडिविजुअल का जो बॉडीली मेजरमेंट होगा वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। और स्टार्टिंग में ये चीज़ आपकी बहुत टाइम तक चली भी थी, लेकिन अब एक बार ये हुआ क्या, इसका एक ड्रॉबैक आया था। ड्रॉबैक क्या था उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो बेसिकली एक ड्रॉबैक आया था, एक केस आया था जहाँ पर आपके 2 ब्रदर्स थे, बेसिकली ट्विन ब्रदर्स थे, विल वेस्ट एंड विलियम वेस्ट। ठीक है, तो ये 2 आपके ब्रदर्स थे और ये ट्विन ब्रदर्स थे। तो इनका केस था, अब जब इनमें से एक था जिसने क्राइम किया था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो अभी हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि विल था, उसने क्राइम किया था, और दोनों का फेशियल स्ट्रक्चर जो था वो दिखने में सब कुछ सेम टू सेम थे। तो अब यहाँ पे जो मग शॉट वगैरह लिया जाता था, मग शॉट का मतलब होता है कि आपकी फ़ोटो ली जाती है एक फ्रंट साइड से और एक आपके साइड से मतलब लिटरल व्यू आपका लिया जाता है, तो वो आपका मग शॉट कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो दोनों थे, दोनों के दोनों सब कुछ सिमिलैरिटी दोनों में, और एक ने क्राइम किया था लेकिन पकड़ा गया था विलियम वेस्ट। जब यहाँ पर विलियम वेस्ट को पकड़ा गया और फिर बाद में ये चीज़ पता चली कि दोनों 2 लोग हैं, दोनों सेम टू सेम दिखने वाले हैं और दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बॉडी मेजरमेंट वगैरह भी लिया गया, लेकिन वो भी दोनों का सेम आ रहा था। तो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इस चीज़ का ड्रॉबैक आ गया कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं वो भी दोनों के सेम आ गए हैं। तो अब उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ था, कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी फिंगरप्रिंट्स की। वहाँ पर फिर उन लोगों के फिंगरप्रिंट्स को मैच किया गया था और फिर फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पर दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाया गया था कि विल अलग है, विलियम अलग है, बस दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। तो अब यहीं से आपके फिंगरप्रिंट की जो आपकी पूरी स्टोरी है, फिंगरप्रिंट की जो हिस्ट्री है, वो सारा का सारा स्टार्ट होता है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर केस जो था वो फिंगरप्रिंट का मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो एंथ्रोपोमेट्री है इसका एक ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट की आपकी ज़्यादा डिमांड होने लगी और फिंगरप्रिंट को ही आपका इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी थी। ठीक है, क्योंकि जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो अगर ट्विन्स भी हैं उनमें भी दोनों के ही अलग अलग फिंगरप्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको एडिशनली बताया है, जो केस वगैरह बताया है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, असर्शन में बोला गया है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन एंड फॉर रोड वर्क्स। सो जो आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है ये आपकी कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन के लिए और जो रोड वर्क्स होते हैं उसके लिए यूज़ करा जाता है। एक तो आपका असर्शन में ये बोला गया है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एक तरह की सीमेंट होती है जिसमें जो हार्डनिंग होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। जल्दी का मतलब जैसे कि आपने पानी उसमें डाला तो उसमें जो कुछ सीमेंट रहती हैं
वो आपका हार्ड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहती है वो पानी पड़ते ही बहुत जल्दी से वो आपकी हार्ड हो जाती है। तो यही आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है। बाकी इसको डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था जब मैंने स्पेशली सीमेंट का पूरा पढ़ाया था आपको, सीमेंट के एनालिसिस वगैरह पूरा डिटेलिंग मैंने आपको बताई थी। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ट्रेस एविडेंसेस वाली प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे सीमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है उसका यूज़ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन और रैपिड वर्क्स, मतलब जो रोड वर्क्स होते हैं वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी सूखे ताकि हम अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। तो ये आपका असर्शन बिल्कुल सही हो जाता है। रीज़न में बोला गया है विद द सेम वाटर क्वांटिटी, मतलब वाटर क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी तो जो सीमेंट का रेशियो है at a fixed day of application strength of rapid hardening cement is more than ordinary Portland cement। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि बाकी जो भी सीमेंट रहेंगी उनके कंपैरिजन में आप अगर वाटर की क्वांटिटी और सीमेंट की क्वांटिटी दोनों इक्वल लेते हैं, उसके बाद भी जो आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो कंपैरेटिवली जल्दी हार्ड हो जाएगी इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये आपका बिल्कुल सही है रीज़न। अब यहाँ पर चेक करना है कि क्या रीज़न एजर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वही तो बताया हुआ है कि आपका एजर्शन में आपका एक तरह से एग्जाम्पल बताया गया है और रीज़न में उसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बता दिया गया है कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है अगर आप दूसरी सीमेंट से कंपेयर करें तो उस तरह से भी, ठीक है। तो यहाँ पर एजर्शन एंड रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट हैं और बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ पूछी भी नहीं गई है कि एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस ये चीज़ पूछी गई है कि सही है या नहीं सही है। तो एजर्शन और रीज़न दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं 29th क्वेश्चन पे और यहाँ पर पूछा गया है एडल्ट्स में जो ट्रांसपेरेंसी होती है रूट्स की टीथ में, उससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट है जो सही है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है जहाँ पर बोला गया है जो आपकी रूट की ट्रांसपेरेंसी होती है टीथ में वो आपकी ए में बोला गया है डिक्रीज़ होती है एज के साथ, बी में इंक्रीज़ होती है, सी में सेम रहती है और डी में बोला गया है कि पहले इंक्रीज़ होती है उसके बाद में डिक्रीज़ होती है, जैसे जैसे एज आपकी इंक्रीज़ होती रहती है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपके रूट्स होते हैं टीथ की वो आपकी उसमें ट्रांसपेरेंसी आती जाती है एडल्ट्स की अगर हम बात करें। और बेसिकली एडल्ट्स ही क्यों, अगर हम नॉर्मली भी देखें तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो रूट होती हैं टीथ के वो आपकी ट्रांसपेरेंट होने लगती हैं। तो ये चीज़ आपकी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अभी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं 30th क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वुड्स मेटल के बारे में। सो बेसिकली वुड्स मेटल जो है एक तरह का कास्ट है टूल मार्क को डेवलप करने के लिए। टूल मार्क्स अगर कहीं पर अवेलेबल है तो उसको बनाने के लिए वुड्स मेटल का यूज़ करा जाता है। मतलब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं लेकिन वुड्स मेटल भी एक तरह का कास्टिंग के लिए यूज़ करा जाता है। तो इसका आपको कॉम्पोजिशन बताना है। तो इसका जो करेक्ट कॉम्पोजिशन हो जाएगा वो हो जाएगा बिस्मिथ, लेड, टिन एंड कैडमियम। वुड्स मेटल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बिस्मिथ, लेड, टिन एंड कैडमियम। जब इन सबको आप मिक्स कर देते हैं तो आपका वुड्स मेटल बन जाता है। अब कितनी कितनी परसेंटेज में करते हैं उसको अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो वुड्स मेटल होता है इसको हम लिपोविट्स एलॉय भी कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वुड्स मेटल क्या है, उसके दूसरे नाम क्या है, या फिर जैसे कि यहाँ पर वुड्स मेटल नाम से क्वेश्चन पूछा गया है वैसे आपसे लिपोविट्स के नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन। उसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि टूल मार्क्स को बनाने के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज़ नहीं किया जाता है या फिर किया जाता है। तो अगर आपको लिपोविट्स पता होगा पहले से तो आप आंसर करेक्टली कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो इतना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि वुड्स मेटल को हम यहाँ पर लिपोविट्स एलॉय भी कहते हैं। अब ये जो रहता है एक तरह का मेटल एलॉय है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे मेटल्स का ही यूज़ करा जाता है इसको बनाने के लिए, इसीलिए इसके नाम में भी है वुड्स मेटल। एलॉय का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा मेटल्स या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन जो हो जाता है उसको हम एलॉय कह देते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो वुड्स मेटल होता है जो कि आपका मेटल एलॉय कहलाता है एक तरह से, और ये बेसिकली यूज़फुल होता है फॉर सोल्डरिंग एंड मेकिंग कस्टम मेटल पार्ट्स बट विच इज़ टॉक्सिक टू टच और ब्रीथ वेपर्स फ्रॉम। ये बेसिकली
जो सोल्डरिंग आयरन होता है, जो सोल्डरिंग वायर होता है, उसके लिए यूज़ करा जाता है। और साथ में ये जो आपका वुड्स मेटल होता है, ये आपका टॉक्सिक भी होता है अगर आप उसको टच करते हैं या फिर आप उसकी वेपर्स को ब्रीथ कर लेते हैं तो, ठीक है। अब ये जो आपका वुड्स मेटल होता है, ये एक तरह का यूटेक्टिक एलॉय होता है। यूटेक्टिक का मतलब होता है मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स में जब आपका मेल्टिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन जो होता है वो बहुत मिनिमम होता है, तो वो आपका जो एलॉय होता है वो आपका यूटेक्टिक एलॉय कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका एलॉय है ये एक तरह से फ्यूजिबल एलॉय भी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसका जो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में ही पूछ सकता है, तो दोनों आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपका वुड्स मेटल होता है, इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो आपका बिस्मथ जो होता है वो 50% अवेलेबल होता है, लेड आपका 26.7%, टिन 13.3% एंड 10% आपका कैडमियम अवेलेबल होता है। और ये बेसिकली जो एलॉय है इसका नेम दिया गया है बर्नबास वुड की वजह से। बर्नबास एक वुड है, एक प्लांट रहता है, इसकी वुड को बर्नबास वुड कहते हैं, उसके बेस पर इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन थी वुड्स मेटल से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर स्लाइड से बन सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। MHSCT में भी बन सकते हैं और आपके नेट के एग्जाम में भी बन सकते हैं, ठीक है। अभी आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पेंट का क्वेश्चन है। बेसिकली पेंट को भी बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो उसके लिए भी आप पूरा डिटेलिंग में पढ़ने के लिए आप पेंट के वीडियोस, वही ट्रेस एविडेंस की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा गया क्या है, द फास्ट ड्राइंग कोटिंग्स दैट ड्राई द एवापोरेशन ऑफ द सॉल्वेंट रेदर दैन बाय ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन इज बेटर नोन एज। मतलब कि जो आपकी फास्ट ड्राइंग कोटिंग, मतलब इस चीज़ ऐसी तरह की कोटिंग जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है एवापोरेशन के थ्रू, सॉल्वेंट में जो भी सॉल्वेंट होता है उसके एवापोरेशन की वजह से वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, यहाँ पर किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन या फिर पॉलीमराइजेशन नहीं होता है, तो वो कौन सा होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेकर्स। जो लेकर होता है एक तरह का पेंट का ही टाइप होता है, तो वहाँ पर क्या रहता है, एवापोरेशन के थ्रू उसमें ड्राइनेस होता है और बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाता है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी बहुत यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि लेकर में कौन सी प्रोसेस होती है ड्राई होने के लिए, तो वहाँ पर आपसे ये तीनों के तीनों डाल देंगे, तो आप यहाँ पर याद होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है तो ये भी पूछ सकते हैं, और बाकी सेम यही क्वेश्चन में ऑप्शंस वगैरह चेंज करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 31 क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट मूव कर जाते हैं सेकेंड इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है, जब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज रेज्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, या फिर पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए ग्लास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब आपने इसमें किया क्या है, एक आपने यहाँ पर एक पेंसिल को डाला है, पेंसिल को जो आपने डाला है तो कायदे से आपको ये आपने ऐसे डाला है तो आपको ऐसे ही दिखनी चाहिए, बट रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो आपकी पेंसिल है वो आपको कुछ ऐसे या फिर कुछ आपको ऐसे नज़र आएगी, और ये बेसिकली चीज़ आगे होगा या पीछे होगा ये डिपेंड करेगा जो भी आपका सॉल्यूशन है उसका किस तरह का क्या नेचर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ आपको ऐसे ना दिख करके ऐसे या फिर ऐसे दिखेगी पेंसिल आपको पानी के अंदर, तो ये जो चीज़ होती है बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको डेविएशन देखने को मिलेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मान लीजिए एक लेंस है, यहाँ पर कोई रे आ रही है, अब ये जो रे आ रही है इसमें जब ये ग्लास शीट को जब पास करेगी तो पास करने के बाद में कायदे से देखा जाए तो इसको सीधे जाना चाहिए, बट इसमें होगा कुछ रिफ्रैक्शन की वजह से ये या तो कुछ ऐसे जाएगी या तो कुछ ऐसे जाएगी। कितना जाएगी वो डिपेंड करेगा कि नेचर क्या है, मीडियम क्या है, वो सारी चीज़ों पे, ठीक है।
तो ये चीज़ बहुत रफली मैंने समझाने की कोशिश करी है आपको। उम्मीद करती हूँ आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ गई, बहुत डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, बस रफली आप समझ लीजिए कि बेसिकली रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अगर यहाँ पर अगर आप लिक्विड जो भी है उसके टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होती है उस पर्टिकुलर लिक्विड की, वो कम हो जाती है। जब सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो उसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा होगा, जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, वो भी आपका कंपैरेटिवली कम हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीजेस। जैसे जैसे आपका लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है आपसे, अ फुटवेयर इम्प्रेशन लेफ्ट ऑन अ हार्ड फ्लैट डस्टी सरफेस बाय द क्लीन आउट सोल ऑफ अ शू इज अ, मतलब कि एक हार्ड सरफेस है, यानी कि हम कोई फ्लोर मान लेते हैं, फ्लोर पे मार्बल टाइल्स या कोई फ्लोरिंग है, प्रॉपर फ्लोरिंग है, वहाँ पर कोई भी तरह का कह सकते हैं कि सॉइल वाली सरफेस नहीं है। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में जो फ्लोर है वो हार्ड फ्लैट सरफेस है, तो अगर वहाँ पर कोई भी आपका इंप्रेशन छूटेगा आपके फुटवेयर का, तो वो किस तरह का इंप्रेशन वहाँ पर बनेगा, तो वही चीज़ आपसे पूछी गई है। तो एक तो कंडीशन ये हो सकती है इंप्रेशन के बनने की कि आपके जो फुट हैं, तो फुटवेयर्स हैं, तो उनके नीचे कुछ लग गया हो, या तो ब्लड लग गया हो या कोई ग्रीसी दूसरा सब्सटेंस हो, मतलब कोई चीज़ आपके जो फुटवेयर्स हैं उनमें लग गई हो, तो उसकी वजह से आपका इंप्रेशन छूट सकता है। उसके अलावा सॉइल वगैरह लग गई हो तो उसकी वजह से आपका इंप्रेशन छूट सकता है। उसके अलावा ऐसी कोई सरफेस है जो आपकी हार्ड सरफेस ही है, लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है कि बहुत ज़्यादा दिनों से कोई वहाँ आया गया नहीं है, तो बहुत ज़्यादा सॉइल वगैरह अवेलेबल है, डस्ट है वहाँ पे, तो जब आप उस पर चलेंगे तो वहाँ पर आपके जो फुटप्रिंट्स होंगे वो छूट सकते हैं। तो इस तरह के प्रिंट को जो छूटेंगे वहाँ पर उनको हम क्या कहेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर आपने देखा कि हार्ड सरफेस है जहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी आपकी साइड्स नहीं बन रही। साइड्स नहीं बनने का मतलब है कि सिर्फ उसका, मान लीजिए ये सोल का बेस है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका बेस ही नज़र आ रहा है। यहीं पर अगर आप सॉइल में देखेंगे, अगर थोड़ी सी गीली मिट्टी है वहाँ पर अगर आपका इंप्रेशन बनेगा तो वो थोड़ा सा 3D फॉर्मेट में बनेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी कुछ विड्थ भी बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, जो अगर हार्ड फ्लैट सरफेस रहेगी तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी विड्थ नहीं बनेगी फुटप्रिंट की, तो इसी वजह से विड्थ नहीं होगी तो उसमें 3 डायमेंशंस नहीं होंगी। अब 3 डायमेंशन नहीं होंगी तो उसकी सिर्फ लेंथ होगी, और उसकी जो विड्थ होगी वो चीज़ होगी। विड्थ मतलब जैसे कि ये चीज़ है और ये चीज़ है, यहीं पर अगर सॉइल में बनेगा तो उसकी डेप्थ भी होगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही डायमेंशंस होंगे, तो इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशंस। तो आपका 3D वाला ये भी चला गया, 3D वाला ये भी चला गया। अब बचे दो आपके ऑप्शंस, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका रहता है ये बेसिकली इसको हम एक तरह से लेटेंट प्रिंट की तरह से कह सकते हैं, मतलब कि आपके किसी दूसरे पार्टिकल की वजह से यहाँ पर आपका अवेलेबल था, तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव 2 डायमेंशनल फुटवेयर इंप्रेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी थोड़ा सा यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेलिंग में लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव इंप्रेशन होता है वो आपका रिजल्ट होता है व्हेन द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ अ शू और टायर रिमूव्स रेसिड्यू, मतलब जो रेसिड्यूज वगैरह अवेलेबल हैं उसको जब रिमूव कर देता है। मतलब पूरे फ्लोरिंग पे मान लीजिए पेंट अवेलेबल है, और जब आप उस पर चल के जाएंगे तो जिस जिस सरफेस पे आपका पैर पड़ेगा उस जगह से पेंट जो है वो गायब हो जाएगा। गायब का मतलब आपके फ्लोरिंग, आपके जो फुटवेयर्स होते हैं उस पर लगता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके नेगेटिव इंप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें पॉजिटिव इंप्रेशन की, तो पॉजिटिव इंप्रेशन में क्या है, अगर आपकी शू में कुछ लग गया है, फुटवेयर्स में कुछ लग गया है, तो उसकी वजह से जब आपकी प्रिंट्स बनेंगी, मतलब आपके मान लीजिए कि डस्ट है, मतलब सॉइल है, गीली मिट्टी है, तो जब वो लग गई है तो उससे आपके जो इंप्रेशन बनेंगे वो आपके पॉजिटिव इंप्रेशन कहलाएंगे। अब यहाँ पर इसको इससे सपोज करिए ये एक सरफेस है, ये पूरे पे आपकी सॉइल फैली पड़ी है, मतलब डस्ट है, एक तरह से कह सकते हैं डस्ट है, या पेंट इमेजिन कर लीजिए, तो आपका पूरे सरफेस पे अवेलेबल है, डस्ट है अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस जगह पर पैर रखा, अगला पैर इस जगह पर रखा, तो अब इसमें क्या होगा, ये जगह की जितनी भी मिट्टी होगी, जितनी भी सॉइल होगी वो सारी की सारी हो जाएगी गायब।
तो यानी कि जिस जिस जगह पे आपने पैर रखा वो जगह आपकी हो गई क्लीन। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी तो वो आपका नेगेटिव इम्प्रेशन कहलाएगा। और यहीं पर आप ये मान के चलिए कि आप बाहर से कहीं से इंटर कर रहे हैं जहाँ पर आपकी पेंट फैला पड़ा था या फिर ब्लड अवेलेबल था, या फिर आप मान सकते हैं कि आपने पार्क से घर के अंदर एंट्री करी तो पार्क में बहुत सारी गीली मिट्टी होती है, उसमें से आपके पैर पड़े थे, तो यहाँ की जितनी भी सॉइल थी वो सारे के सारे आपके फुटवेयर्स में लग गई। अब जब आप चलेंगे तो ये आपने एक पैर यहाँ रखा, एक पैर यहाँ रखा, तो ये जो सरफेस होगी यहाँ पर आपकी सॉइल अवेलेबल होगी, बाकी जगह क्लीन होगी। तो ये चीज़ आपकी पॉजिटिव इंप्रेशन कहलाती है। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ अब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। दोनों में डिफरेंस पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, Which of the following marks are produced during the dynamic process? तो डायनेमिक प्रोसेस का पहले मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है आपने कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ को कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली का मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेकेज, यानी कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर आपको एक कट लगाना है, तो आपने एक नाइफ़ का यूज़ करा, और नाइफ़ का यूज़ करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया और कॉन्टिन्यूसली यहाँ तक आप ले गए। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली ले गए, यहाँ पर आपने किसी भी तरह का कोई भी इंटरप्शन नहीं किया, यानी कि आपने बीच में से चाकू को उठाया नहीं। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है, जो ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डायनामिक प्रोसेस से किस तरह के मार्क्स बनेंगे। तो कंप्रेशन मार्क्स का मतलब होता है कि उस पर कुछ आपका कंप्रेशन लग रहा हो। अब यहाँ पर इंटरप्शन हो या ना हो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। सेकेंड आपसे बोला गया है इंडेंटेशन मार्क्स। इंडेंटेशन मार्क्स का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर सरफेस पे बार बार कुछ इंप्रेशन पड़ रहा है, यानी कि इंटरप्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मार्क्स बनते हैं वो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं। या फिर एक पर्टिकुलर सरफेस पर आप जैसे मान लीजिए इस पर कुछ लिख रहे हैं, तो अब जो कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका इंप्रेशन पीछे वाली सरफेस पर जा रहा है, वो आपका इंडेंटेशन के फॉर्मेट में है। अब वो आप पेन उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। स्ट्रिएशन मार्क्स में क्या होता है कि आपने कॉन्टिन्यूसली किसी चीज़ का मतलब आपने खींचा, किसी चीज़ को पकड़ के खींचा, तो उसकी वजह से जो स्ट्रिएशन मार्क्स होते हैं, स्ट्रिएशन का मतलब कि कुछ आपके लाइन लाइन के फॉर्मेट में ऐसे मार्क्स बन जाते हैं, तो वो मार्क्स आपके स्ट्रिएशन मार्क्स कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस होती है जिसको हम डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं, और डायनेमिक प्रोसेस से आपके स्ट्रिएशन मार्क्स बनते हैं। बाकी इम्प्रिंट्स का मतलब होता है जो आपका कहीं से सरफेस पे से कुछ लग गया तो वो दूसरी सरफेस पे आपका छूट जाना, तो वो आपका इम्प्रिंट कहलाता है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि कॉन्टिन्यूसली जो कॉन्स्टेंट चेंज होता है, प्रोग्रेस होता है, वो आपका डायनेमिक प्रोसेस कहलाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया है टूल मार्क्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो टूल मार्क्स में ऐसी क्या चीज़ नहीं बनती हैं। तो टूल मार्क्स में इंडेंटेशन में देखने को मिलता है, स्ट्रिएशन भी देखने को मिलता है, और ड्रिल मार्क्स भी। ड्रिल मार्क्स बेसिकली जो ड्रिलर मशीन रहती है ना, तो उससे जो मशीन होती है वो आपके ड्रिल कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंटल कॉम्पोजिशन होता है, मतलब कि जिस भी टूल्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो उसका जो कॉम्पोजिशन है वो आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होता है कि आपको देखने को मिल जाए, बट ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका टूल मार्क्स अगर कहीं पर आपको मिलेगा तो इंडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रिएशन भी देखने को मिलेगा, ड्रिल भी देखने को मिलेगा। बस आपको जो देखने को नहीं मिलेगा वो होगा एलिमेंटल कॉम्पोजिशन। ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछा गया है पेंट एनालिसिस डज नॉट इंक्लूड। सो जब भी हम पेंट की एनालिसिस करते हैं तो किस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपका सीक्वेंस ऑफ लेयर ये तो हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अब ये ना एक क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में भी आया था, आई थिंक दिसंबर 2019 या 18 वाले में आया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जब पेंट की एनालिसिस करते हैं, पेंट की लेयर्स की, तो कितनी लेयर्स आपकी मतलब आपकी स्टैंडर्ड की तरह से आपको कलेक्ट करनी होती हैं। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कि पेंट की एनालिसिस जब आप करते हैं, पेंट की लेयर्स की एनालिसिस करते हैं, तो उसका कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतनी ही लेयर्स का एग्जामिनेशन करना है एज अ स्टैंडर्ड और क्वेश्चन सैम्पल। यहाँ पर आपकी बेसिकली अगर पेंट की बहुत सारी लेयर्स भी हो सकती हैं,
वो डिपेंड करेगा कि कितनी बार उस पर्टिकुलर जगह पे पेंट कराया गया है। ठीक है, तो इसी वजह से एज सच कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है पेंट एनालिसिस के लिए कि कितनी लेयर्स को आपको एग्जामिन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नो आंसर हो जाएगा कि कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होता है लेयर का, इसको तो एग्जामिन करते हैं, बस कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है कि कितनी लेयर्स तक हमको करना है। उसके अलावा जब भी पेंट का एनालिसिस करते हैं तो पेंट के एनालिसिस के लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ रहता है, वो होता है आपका पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रेस एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, तो इसका भी एग्जामिनेशन करते हैं। बस हम मिनरोलॉजिकल प्रोफाइल का एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं उनका एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, क्योंकि जो आपके पेंट में कॉम्पोजिशन है तो उसको तो हमने यहाँ पर कर ही लिया, और बाकी पायरोलिसिस गैस क्रोमेटोग्राफी लगा के जो पेंट का कॉम्पोजिशन होता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। और पेंट में किसी भी तरह के कोई भी मिनरल्स भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसी वजह से मिनरोलॉजिकल प्रोफाइल का एग्जामिनेशन करना, उसको फाइंड आउट करना, तो ये एज सच नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं 37 क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द MRM इज अ टेक्निक इन मास स्पेक्ट्रोमीटर स्टैंड्स फॉर, मतलब कि जो MRM रहता है एक तरह की टेक्निक होती है जिसका यूज़ करा जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो MRM की फुल फॉर्म रहती है मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। सो बेसिकली जो आपका MRM होता है मल्टीपल रिएक्शन मॉनिटरिंग, इसको हम सिलेक्टिव रिएक्शन मॉनिटरिंग भी कहते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा ये जो आपका MRM होता है जिसका यूज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है, ये आपका हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक है जो बेसिकली सिलेक्टिवली क्वांटिफाई करती है कंपाउंड्स को विद इन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। मतलब कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स ही होते हैं जिसको वो सिलेक्टिवली आपका आइडेंटिफाई करती है, उसको क्वांटिफाई करती है। ठीक है, तो ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा ये जो टेक्निक होती है ये ट्रिपल क्वाड्रुपल माइक्रो मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करता है, जिसको फर्स्टली टारगेट करता है आयन को जो आपका रिलेटेड होता है कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट विद सब्सिक्वेंट फ्रेगमेंटेशन ऑफ दैट टारगेट आयन टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ डॉटर आयंस। मतलब कि जो आपका टारगेट आयन रहता है उसी के फ्रेगमेंटेशन से आपके डॉटर आयंस बनते हैं, और यहाँ पर वन ऑफ दीज, उसमें से जो एक फ्रेगमेंट होता है डॉटर आयन का, उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है क्वांटिफिकेशन प्रोसेस के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये क्वांटिफिकेशन होगा। और यहाँ पर ओनली कंपाउंड्स दैट मेट बोथ द क्राइटेरिया, जो दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो आपकी जो स्पेसिफिक पेरेंट आयन एंड स्पेसिफिक डॉटर आयंस होते हैं, वो आपके मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट, उसको आइसोलेट कर लिया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से, और उसी क्वेज पर आपका रिजल्टेंट आ जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस पूरी प्रोसेसिंग है। यहाँ से आप इतना याद रख सकते हैं कि ये आपका ट्रिपल क्वाड्रुपल मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करता है। बाकी दो डॉटर आयंस होती हैं और जो आपका पेरेंट आयन होता है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्टिवली यहाँ पर आपका क्वांटिफिकेशन किया जाता है। तो ये दो चीज़ आप याद रख सकते हैं, बाकी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोला गया है जो MRM है इज परफॉर्म्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एनालाइट्स एंड एब्सोल्यूट क्वांटिटेशन ऑफ प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, मेटाबोलाइट्स एंड लिपिड्स फ्रॉम प्लाज्मा, सीरम एंड अदर बायोलॉजिकल सैंपल्स। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि MRM जो रहता है उसका यूज़ किस किस कंडीशन में आप कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। जितना मैंने बताया है उतना तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिएगा, बाकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से आप चाहें तो याद रखिए, वरना ऐसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से पूछा गया है मिस्कोप इज एन, मिस्कोप क्या है? मिस्कोप जो है आई थिंक आपके नेट के पेपर में भी एक दो बार देखा गया है। सो मिस्कोप जो रहता है आपका जो हैंड हेल्ड स्मॉल डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है वो आपका मिस्कोप कहलाता है। जो मतलब कि बहुत स्मॉल आपका छोटे साइज़ का डिजिटल माइक्रोस्कोप रहता है उसको हम कहते हैं मिस्कोप। जो हैंड हेल्ड आराम से आप हैंड से कैरी कर सकते हो एक हैंड से, वो आपका मिस्कोप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 39th क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पैरामीटर्स विच इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ टूल मार्क। टूल मार्क के नेचर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स आपके यूज़ कर रहे थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये,
हॉरिजॉन्टल एंगल एब्सोल्युटली चेक किया जाता है, वर्टिकल एंगल भी चेक करते हैं, प्रेशर कितना लग रहा है ये भी चेक किया जाता है, लेकिन जो टूल ब्लेड की साइड है उसको चेक नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। टूल मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एग्जाम में इसमें पूछे गए हैं। सो टूल मार्क्स को बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आई थिंक 5 to 6 वीडियोस हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इंप्रेशन मार्क्स करके पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको टूल मार्क्स में जितने भी डाउट्स होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम ये लास्ट क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके पेपर से पहले ही मैं अपलोड कर दूँगी इसका जो अगला पार्ट होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज यूज टू सेपरेट द सॉइल ग्रेन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो सॉइल के एग्जामिनेशन के लिए सॉइल के ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए आपका एक टेस्ट रहता है, डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट। तो वहाँ पर आपके जो लिक्विड रहते हैं, स्पेसिफिक लिक्विड यूज़ करे जाते हैं। तो उसी में से एक लिक्विड का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो जो लिक्विड आपका यूज़ करा जाता है वो ब्रोमोफॉर्म रहता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो रहती है वो स्पेसिफिक रहती है और एक स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में इसको यूज़ करा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्रोमोफॉर्म। बाकी डेंसिटी ग्रेडियंट टेस्ट क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, वो पूरा डिटेलिंग में सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया है, मैंने आपको बताया है। आपका प्लेलिस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन वाली, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने उसका एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया है। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपने दिसंबर 2020 के पेपर के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस को अपने आगे की वीडियो में हम कवर कर लेंगे एंड कोशिश करूंगी कि आपके पेपर से पहले ही एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं अपलोड करूँ ताकि 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो को करते हैं एंड बाकी का जितना भी है हम आगे वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके अलावा इसकी जो पूरी PDF है विद द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सारा का सारा आपको हमारे ब्लॉगर वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो सारा का सारा वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।